वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हाजिर हूँ आपके सामने एक ज़बरदस्त एनिमेटेड थ्रिलर मिस्ट्री मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ जिसका नाम है परफेक्ट ब्लू, जो कि एक जापानीज़ एनिमेटेड साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है और इसके डायरेक्टर का नाम है सतोशी कॉन और इस मूवी को IMDb पे 8 की रेटिंग मिली है। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है जहाँ हमें 21 साल की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मीमा होता है और ये एक J-पॉप की फेमस आइडल ग्रुप की मेंबर और इस ग्रुप का नाम सिन होता है और इसमें 3 ही गर्ल्स होती है और मीमा उनमें से एक होती है। J-पॉप में लड़कियां गाना और डांस दोनों एक साथ करती हैं। मीमा का आइडल ग्रुप सही चल रहा होता है और उसे ठीक ठाक फैन भी होते हैं। आज भी उसका एक कंसर्ट होता है और वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड भी उसका फैन होता है जो कि उसको अजीब तरीके से देख रहा होता है और इस गार्ड का नाम मी मानिया होता है। कॉन्सर्ट के बीच में कुछ हेटर्स मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं जिससे वो गार्ड मारपीट करना शुरू कर देता है। इससे ये पता चलता है कि वो उसका कितना बड़ा वाला फैन होता है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद मीमा एक अनाउंसमेंट करती है कि वो अब ये ग्रुप छोड़ रही है क्योंकि मीमा को कुछ सीरियल से ऑफर आ रहे होते हैं और वो अपना करियर एक्टिंग में बनाना चाह रही थी, इसीलिए वो ये ग्रुप छोड़ रही होती है। मीमा का अनाउंसमेंट सुनकर मीमा के फैंस का दिल टूट जाता है। इसके बाद जब वो घर जा रही होती है तब उसका एक फ़ैन उसको एक लेटर देता है। वो घर जाकर उस लेटर को देखती है। उसमें उसको एक वेबसाइट के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है मीमाज रूम। इसके बाद जब मीमा नहाने के लिए जा रही होती है और तभी उसको एक फैक्स आता है जिसमें थिएटर लिखा होता है। फिर हमें ये समझ आता है कि मीमा का कोई डाई हार्ड फैन था जो उसके फैसले से काफ़ी नाराज़ हो गया था। अगले दिन हम मीमा को उसके सेट पर देखते हैं और वो एक्टिंग कर रही थी। इस सीरीज़ में मीमा को सिर्फ एक ही लाइन दी गई थी क्योंकि वो एक पॉप डांसर थी, इसीलिए उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी। इसके बाद मीमा का एजेंट सेट पर मौजूद राइटर से बात करता है कि मीमा की लाइन थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि अब उसने आइडल ग्रुप भी छोड़ दिया होता है। इस बातचीत के दौरान मीमा के लिए एक लेटर आता है जिसमें मीमा का एजेंट ले लेता है और उसको ओपन करता है और वो वैसे ही वो लेटर ब्लास्ट हो जाता है। वो छोटा लेटर था इसलिए उस एजेंट को ज़्यादा चोट नहीं लगती है। नेक्स्ट सीन में हम मीमा की मैनेजर रूमी को मीमा के घर में देखते हैं क्योंकि मीमा ने एक नया डेस्कटॉप लिया होता है और रूमी उसको इंटरनेट चलाना सिखा रही होती है। दरअसल उस टाइम इंटरनेट नया नया आया ही होता है, इसीलिए मीमा को कुछ जानकारी नहीं होती। रूमी के जाने के बाद मीमा उसी वेबसाइट को खोलती है। ये कुछ और नहीं बल्कि मीमा का एक ही फ़ैन पेज होता है। ये फ़ैन पेज एक डायरी की तरह होता है जिसमें मीमा की सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। मीमा जब उस डायरी को पढ़ रही थी तो उसको अच्छा लगता है, वो एंजॉय करने लगती है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है इन्फॉर्मेशन और भी डीप में चली जाती है। जैसे कि मीमा ट्रेन से उतरते वक्त कौन सा पैर पहले बाहर रखती है और किस स्टोर से सामान लेती है और उसने सेट पर जो भी बातें बोली थी वो सब उस डायरी में लिखी होती है। यही कि मीमा पूरे दिन जो करती है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी हुई होती है, मतलब कि कोई उसको बहुत ही गौर से स्टॉक कर रहा होता है। मीमा ये सब पढ़कर काफ़ी घबरा जाती है और कोई भी घबरा ही जाएगा अगर कोई किसी पे इतना गौर से ध्यान रखेगा तो। इसके बाद अगले दिन मीमा कंपनी पहुंचती है। यहाँ पे ग्रुप की 2 मेंबर्स पहले से ही मौजूद होती हैं। वो लोग मीमा की बुराई कर रही होती हैं क्योंकि जब से मीमा ने ग्रुप छोड़ा है एल्बम की सेल बढ़ गई होती है और उस ग्रुप ने पहली बार टॉप 100 में भी जगह बना ली होती है। ये सब देखकर उसको थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उसका ग्रुप तरक्की कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ उसका एक्टिंग करियर उतना अच्छा नहीं चल रहा होता है और मीमा के फैंस को भी ये सीरीज़ उतनी पसंद नहीं आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीरीज़ के राइटर ने एजेंट के कहने पर मीमा के कैरेक्टर में एक मोड़ ला दिया होता है जो दरअसल मीमा को नेक्स्ट सीन में अपना रेप सीन करना होगा। उसके बाद मीमा का पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो जाएगा और उसको ज़्यादा लाइन भी मिलने लगेंगी इस सीरीज़ में। जब ये बात रूमी को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और जल्दी से इनकार कर देती है कि मीमा ये सीन नहीं करेगी, लेकिन मीमा खुद ही तैयार हो जाती है सीन को शूट करने के लिए। रूमी उसको समझाती है कि एक बार और सोच लो, लेकिन मीमा अपना मन बना चुकी होती है। अब अगले दिन मीमा सेट पर जाती है रेप सीन को शूट करने के लिए। अब शूटिंग स्टार्ट होती है और रूमी को बहुत दुख होता है और वो रोना शुरू कर देती है और सेट छोड़कर चली जाती है। सीन शूट होने के बाद मीमा एजेंट के सामने ऐसा बिहेव करती है जैसे उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो बिल्कुल ठीक है। वो अपने घर आती है और वहाँ अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालती है और कहती है कि मुझे ये सीन नहीं करना चाहिए था। रेप सीन के बाद मीमा और ज़्यादा फेमस हो जाती है और उसके और ज़्यादा फ़ैन बन जाते हैं, बल्कि जो उसके हेटर्स होते हैं वो और भी उसके फ़ैन बन जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मीमा फिर से उस फ़ैन पेज को पढ़ रही होती है और उसमें किसी ने मीमा बनकर लिखा होता है कि वो एक्टिंग नहीं करना चाहती बल्कि कोई ज़बरदस्ती उससे एक्टिंग करवा रहा है। मीमा ये पढ़कर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये आखिरकार कौन रहा है।
इसके बाद उसको इमेजिनरी मीमा दिखती है और वो उसको बोलती है कि तुम्हारे फ़ैन अब तुम्हें पसंद नहीं करते क्योंकि तुम अब पहले वाली मीमा नहीं रही, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सीरीज़ के राइटर का कोई मर्डर कर देता है। ये सुनकर मीमा काफ़ी परेशान हो जाती है। अब मीमा काफ़ी डर डर के रहने लगती है और उसको लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीमा को एक मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट करना पड़ता है, जिससे मीमा खुश नहीं थी क्योंकि वो ये सब नहीं करना चाहती थी। इसके बाद मीमा की मैगजीन पब्लिकली हो जाती है। फिर मीमानिया एक बुक स्टोर में जाकर सारी बुक खरीद लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उस मैगजीन को कोई और देखे। और इसके बाद हमें मीमानिया का रूम दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि रूम की दीवार पर सिर्फ मीमा की ही फोटो लगी हुई थी और मीमानिया भी उसी फैन पेज को यूज़ कर रहा था। ये सब देखने के बाद हमें पता चल ही जाता है कि मीमानिया मीमा का कितना बड़ा क्रेजी फ़ैन होता है। वो उसका गार्ड भी था, इसीलिए वो उसको स्टॉक भी करता था। और वहाँ पर कोई और भी होता है जो मीमा बनकर मीमानिया से ईमेल के थ्रू बात करता था। अब मूवी अलग ही कन्फ्यूजन मोड ले लेती है और मीमा का इमेजिनेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी वो सेट पर होती है और अगले ही पल घर को में खुद को पाती है। उसको ड्रीम और रियलिटी के बीच कोई फ़र्क ही नहीं पता चल रहा होता और उसको लगने लगा था कि वो पागल हो रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीमा उस फोटोग्राफर का मर्डर कर देती है जिसने उसकी फ़ोटो ली थी, लेकिन अचानक से उसकी आँख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये सिर्फ उसका सपना होता है। लेकिन जब मीमा टीवी ऑन करती है तो न्यूज़ में दिख रहा होता है कि रियल में किसी ने उस फोटोग्राफर का मर्डर कर दिया होता है। इसके बाद जब मीमा अपना कबर्ड खोलती है तो वो देखती है कि कुछ कपड़ों में खून लगा हुआ होता है। ये सब देखकर वो काफ़ी डर जाती है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब रियल में हो रहा है या फिर वो सपना देख रही है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मीमा को सेट पर देखते हैं और आज सेट पर सबका लास्ट दिन होता है क्योंकि आज वो सीरीज़ खत्म होने वाली थी। शूटिंग खत्म होने के बाद मीमा अपने कपड़े बदलने के लिए जा रही होती है, तभी वहाँ मीमानिया आ जाता है और उसको अपने साथ ले जाता है और उसको वैसे ही सेड्यूस करने की कोशिश करता है जैसे कि उसके साथ सीरीज़ में किया गया था। लेकिन मीमा एक हथौड़े से उस पर हमला कर देती है और मीमानिया वहीं पर बेहोश हो जाता है। मीमा वहाँ से बाहर आती है और रूमी उसको और जब मीमा रूमी को उस जगह ले जाती है तो वहाँ से मीमानिया भाग चुका होता है और मीमा को लगता है कि फिर से कहीं वो मेरा इमेजिनेशन तो नहीं था। इसके बाद रूमी मीमा को घर से ले जाती है और दूसरी तरफ हम एजेंट और मीमानिया की डेड बॉडी देखते हैं और अब तक हमें लग रहा था कि इस सब के पीछे मीमानिया ही होगा, लेकिन किसी ने उसको ही मार दिया होता है। इसके बाद हम फिर से मीमा को देखते हैं और उसकी जब आँख खुलती है तो वो अपने रूम में थी, लेकिन थोड़ी देर में उसको पता चल जाता है कि ये रूम उसका नहीं बल्कि रूमी का होता है, जैसे मीमा की रूम की हर चीज़ को कॉपी कर रखा होता है। और तभी मीमा के सामने इमेजिनरी मीमा आती है, लेकिन हम लोग मिरर में साफ साफ देख पाते हैं कि इमेजिनरी मीमा असल में रूमी होती है। और अब हम लोगों को पता चलता है कि फैन पेज पर मीमा बनकर मीमानिया से भी रूमी ही बात किया करती थी। उन दोनों को मीमा का करियर चेंज करना रास नहीं आ रहा था। इसके बाद रूमी यहाँ पर मीमा पर हमला कर देती है, लेकिन मीमा जैसे तैसे कर घर से बाहर आ जाती है। रूमी उसका पीछा करती है उसको मारने के लिए, फिर दोनों में थोड़ी हाथापाई भी होती है। इसी हाथापाई में मीमा रूमी की विग उतार कर फेंक देती है, जिससे रूमी का पागलपन उतर जाता है और वो एक ट्रक के सामने आकर सुसाइड करना चाहती है, लेकिन मीमा उसको बचा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम रूमी को एक साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में देखते हैं और वो अभी भी खुद को आइडल मीमा समझ रही होती है। यहाँ पे हम मीमा को भी देखते हैं जो रूमी को देखने आई होती है। रूमी को देखने के बाद वो कार में जाकर बैठ जाती है और कहती है आई एम रियल। अब ये मूवी आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रही होगी, लेकिन ये सब कांड जो होते हैं मूवी में वो सब रूमी ने ही किए होते हैं, क्योंकि रूमी को मल्टीपल डिसऑर्डर की बीमारी होती है। वो खुद को दो पर्सनैलिटी में जी रही होती है, एक तो मैनेजर रूमी बनकर और दूसरी आइडल मीमा बनकर। मूवी में जितने भी मर्डर हुए वो रूमी और मीमानिया ने साथ मिलकर किए होते हैं, क्योंकि वो लोग मीमा को वापस ग्रुप ज्वाइन करवाना चाहते थे। फिर बात आती है कि उसने एजेंट और मीमानिया को क्यों मारा, तो रूमी को एजेंट ने बताया था कि मीमा का कुछ और न्यूड्स सीन शूट होगा, इसीलिए उसको मार दिया होता है क्योंकि वो उसकी आइडल मीमा की इमेज खराब हो रही होती है। और वो मीमानिया को इसीलिए मारती है क्योंकि उसने मीमा को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।